हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक वीडियो जिसका टॉपिक है बॉयकॉट मेड इन चाइना। जी हाँ, रिसेंटली चीन को जवाब पार्ट 1, सेना देगी बुलेट से, नागरिक देंगे वॉलेट से, ऐसा एक वीडियो पब्लिश किया सोनम वांगचुक जी ने। ये बेसिकली लद्दाख के रहने वाले हैं और आपको पता होगा कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज इनिशिएटिव। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम ये लद्दाख में और बाकी इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहते हैं। इवन 3 इडियट्स में भी इनका इम्पोर्टेंट, बेसिकली इनकी स्टोरी का इम्पोर्टेंस वहाँ पर भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। रिसेंटली इन्होंने ये जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है चीन को जवाब, बेसिकली ये इनिशिएटिव ऐसा है जो काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, हम बार बार सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो इस बार इस दावे में क्या सच्चाई है और बेसिकली ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसको कैसे किया जाएगा, क्या तरीका है बॉयकॉट करने का मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को, इंडिया चाइना रिलेशन में, इकोनॉमिक रिलेशन में कि कितना बाइलेटरल ट्रेड है, और इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के तहत क्या इंडिया का सिनेरियो है। मेक इन इंडिया अगर चल रहा था तो वो क्यों फेल हो गया, मेक इन इंडिया अगर है तो मेड इन चाइना को जवाब देने के लिए मेक इन इंडिया भी एक ऑप्शन था, बट वो क्यों फेल हुआ, उसमें बेसिकली क्या कमियां हैं और हम कैसे उन कमियों को दूर कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव है मेड इन चाइना को बॉयकॉट करने के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को डिस्कशन में लेते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। ये लेसन, ये वीडियो, ये लेक्चर प्रस्तुत करूंगा मैं राहुल। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले, चाइना से इतनी दिक्कत क्यों? मतलब हमारा जो भारत है तो हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। इवन हमारे कल्चर में और हमारे सारे धर्म और शास्त्र में हर जगह हम यही पढ़ते हैं दैट अपनी लाइफ से मतलब रखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और किसी से ईर्ष्या मत रखो एंड ऑल। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो हम चाइना के अगेंस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बेचारे किसी देश के साथ ऐसा कर रहे हैं? तो बेसिकली आपको समझना होगा दैट यहाँ पर ये देश बेचारा नहीं है, बिकॉज सी फॉर चाइना और सी फॉर कन्फ्लिक्ट, मतलब सी का मतलब कैट से हटा के आप कन्फ्लिक्ट और चाइना कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे आर सिनोनिमस। सिनोनिमस नॉट ओनली फॉर इंडिया, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से ही दिक्कत है, इनकी दिक्कत हर जगह देखने को मिल रही है। बेसिकली आप ध्यान दो, अगर साउथ चाइना सी में बेसिकली एक यूएन क्लॉज होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। अब यूएन क्लॉज कहता है कि आपकी जहां बाउंड्री खत्म हो जाएगी उसके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वो बेसिकली आपका रीजन होगा, और उसके आगे आप बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे आप बेसिकली आपकी वहां पर टेरिटरी इतनी रहेगी। लेकिन साउथ चाइना सी में ये मानते हैं चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट, बेसिकली नॉट लोग, ये गवर्नमेंट ये मानती है कि इनकी जो हिस्टोरिकल 9 डैश लाइन है, ये 9 डैश लाइन जो है बेसिकली होनी चाहिए। और इसके हिसाब से क्या होता है, क्योंकि 9 डैश लाइन थोड़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगी, तो वो क्या कर रही है, दूसरी कंट्रीज़ की टेरिटरी में वो 9 डैश लाइन कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस और वियतनाम और मलेशिया, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ कुछ ना कुछ पार्ट इनका कन्फ्लिक्ट में है। तो स्कोरोबोरो आइलैंड हो गया, या परासल आइलैंड हो गया, या स्प्राटली आइलैंड हो गया, तो इन सब जगहों पर इनका एग्रेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हांगकांग का इशू आपको पता ही है, ताइवान से इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। ब्रिंकमैनशिप बेसिकली होता है कि डरा के, धमका के, जैसे गन पॉइंट पे कुछ काम करवाना हो, तो वो चीज़ ये कर रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा दिक्कत इसकी ये भी है कि स्पिल ओवर अफेक्ट आता है। बेसिकली चाइना तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन स्पिल ओवर अफेक्ट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ये स्पिल ओवर अफेक्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एक चाइना कार्ड है। चाइना कार्ड का मतलब है कि जो हमारे और पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, फॉर एग्जाम्पल मालदीव, फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा नेपाल भी अभी रिसेंटली एग्रेशन में आ गया है। ठीक है, भूटान इज ऑल्सो देयर। तो बांग्लादेश को छोड़ के बाकी जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं, वो सारे के सारे चाइना कार्ड खेलते रहते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, चाइना कार्ड का मतलब ये है कि बेसिकली वो मतलब अपना रिलेशन चाइना से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऐसा हमें मतलब एक तरीके का कुछ साइन वगैरह शो करते हैं, साइन वगैरह, जिससे
हमें उनकी बात भी माननी पड़ती है। तो चाइना तो इशू है ही, बाकी कंट्रीज़ भी इस चक्कर में थोड़ा सा हमारे ऊपर दबाव बना लेती हैं, और फॉरेन डिप्लोमेसी में जब गिव एंड टेक का सीन चलता है तो वहाँ हमें दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो चाइना की चल रही है, चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना लिया है। तो ये सारे ओवरऑल इश्यूज़ हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और ध्यान दो अगर इन चीज़ों पर, अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली बात की जाए, तो अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, इंडिया को ध्यान में रखते हुए बात करोगे, तो आपको पता चलेगा दैट इंडिया से क्या इशू है। इंडिया से बेसिकली इश्यूज़ की यहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता होगा चाइना बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पर चला रहा है, जो बेसिकली चाइना को पूरा यूरोप तक कनेक्ट करेगा। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसकी एक ब्रांच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया का जो मैप है उसमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ऊपर का जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ से इसकी ब्रांच CPEC की निकल रही है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा कोविड-19, तो कोविड-19 ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, इनके द्वारा पूरा किया हुआ है। डेट डिप्लोमेसी, बेसिकली आप देख लीजिए श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट हो, या बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट हो, या फिर ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर मलेशिया में पोर्ट हो, तो ये पूरा जो भारत का मैप होता है ना, ऐसा वाला मैप पूरा, तो ये उस पूरे मैप में बेसिकली ये कंट्री, ये मैप मेरा अच्छा नहीं बना है, बट यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पूरा इंडियन ओशियन में भारत को कवर करने की कोशिश यहाँ पे चाइना के द्वारा हो रही है। सो दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी भी इज ऑल्सो वर्किंग ओवर हेयर। इवन UPSC ने भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इसका दबदबा है। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको पता है, हमारा नॉर्थर्न, इधर वेस्टर्न और ईस्टर्न विंग पर आपके बॉर्डर इश्यूज़ हैं। इधर आपका ये POK के बगल वाला एरिया, अक्साई चिन का एरिया, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली जो इधर पे जो बॉर्डर इश्यूज़ है, तो यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह रहते हैं। इसके अलावा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है मैंने अभी बताया था, जो चाइना कार्ड वगैरह का सीन रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। तो इस वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्या हो रहा है, हमारी जो किसी भी देश की इकोनॉमी डिसाइड करती है उस पर्टिकुलर देश का बाकी चीज़ें, लाइक फॉरेन पॉलिसी, लाइक अदर थिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से हम जो इकोनॉमी में जो हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और चाइना फिर एग्रेशन हमारे ही सामने शो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट बॉयकॉट चाइना। इसको थोड़ा सा और इशू को डिस्कशन में लेते हुए और थोड़ा सा देखते हैं और क्या एग्रेशन है। ये तो चलो नॉर्मल इशूज़ थे, नॉर्मल तो नहीं है बट स्टिल इशूज़ जो थे वो चलो इशूज़ थे, लेकिन और ज़्यादा अगर इसको ध्यान में दोगे यहाँ पर, तो यू विल गेट टू नो एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे एग्रेशन चाइना ने लगातार बार बार और किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख में 2007 में ये देप्सांग जगह पर यहाँ पर एग्रेशन देखने को मिला। रिसेंटली ये जो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है, DBU रोड, तो यहाँ पर देखने को मिला इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर एग्रेशन। डोकलाम आपको पता ही होगा 2017 में। सिमिलरली चुमार इनकर्जन हुआ था 2014 में। ये वो टाइम था जब आपके प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट जो जिनपिंग हैं, शी जिनपिंग, जब वो भारत के दौरे पर आए थे, इवन उस टाइम पर ये इनकर्जन देखने को मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हो दैट ऐसे टाइम पर जब कभी मेहमान आए होते हैं तब तो कम से कम सही काम करना चाहिए, तब यहाँ पर इनकर्जन देखने को मिला है। इसके अलावा सुमडोरोंग चू अरुणाचल प्रदेश 1987, तो बहुत बार एग्रेशन, और इवन 1962 का जो वॉर था उसके पहले भी इस तरीके का चाइना का जो रवैया था वो देखने को मिला था। तो अल्टीमेटली चीज़ें हैं और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना इज़ शोइंग द एग्रेशन। और दैट्स वाई यहाँ पर बात उठ रही है कि वो एग्रेशन को डायरेक्ट तो हम काउंटर कर ही लेंगे, डायरेक्ट आर्मी तो कर ही लेगी, लेकिन इनडायरेक्टली जो जनता कर सकती है, सेना तो बुलेट से जवाब दे ही रही है, लेकिन जो जनता वॉलेट से कर सकती है वो कई गुना खतरनाक होगा, कई गुना यहाँ पर इफ़ेक्टिव होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, इस वजह से ये वीडियो यहाँ पर आया है। ये है इस पर्टिकुलर वीडियो का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सिनेरियो कि क्यों ये चीज़ चल रही है न्यूज़ में। ठीक है, तो अब बॉयकॉट मेड इन चाइना आ गया, और यहाँ पर ये है सॉफ्टवेयर आपको एक वीक में और हार्डवेयर इन अ ईयर।
ये आपको बेसिकली बॉयकॉट मेड इन चाइना, ये इनिशिएटिव सोनम वांगचुक जी का है। और बेसिकली आपको एक यहाँ पर टाइम अगर आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर आप जल्दी से डिलीट कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा उस पर आप रिलाई नहीं होते हैं ऑब्वियसली, तो आप उनको जल्दी से डिलीट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट्स वाई 1 ईयर का टाइम यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हटाने की उन्होंने बात की है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर देखिए टिकटॉक, तो टिकटॉक पे अगर देखोगे चाइना का ऐप है, और चाइना का ऐप होने के साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखोगे जो इसके यूज़र्स हैं उसमें इंडिया का कितना बड़ा पार्ट है, कंट्रीब्यूशन है, इवन चाइना से भी ज़्यादा। और चाइना में पॉपुलेशन वैसे भी इंडिया से ज़्यादा है, स्टिल वहाँ के लोग इतना नहीं डाउनलोड कर रहे हैं जितना इंडिया के कर रहे हैं। इसका एक और लॉजिक और ये इशू ये भी है, बिकॉज क्या होता है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बेसिकली मींस कि कम्युनिस्ट पार्टी है और सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी है। अगर पार्टी सिंगल है तो डेमोक्रेसी नहीं रहती, बिकॉज डेमोक्रेसी में फिर लोगों को चूज करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये चीज़ एक तरीके की हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के इशारों पर वहाँ काम होता है। तो चाहे टिकटॉक हो या कोई भी कंपनी हो जिसके भी ऐप हो, भले ही प्राइवेट है बट स्टिल गवर्नमेंट के पास उस हर चीज़ का डाटा गवर्नमेंट रखेगी और यूज़ कर सकती है अगेंस्ट द अदर कंट्रीज़। तो ये भी एक है सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से भी, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो यहाँ पर है ही। तो ये सारे रीज़न हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के और इस पर्टिकुलर चीज़ के कि क्यों हमें ऐप को डिलीट करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट समझने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है इनकर्जन और ये सब है और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया और चाइना का इकोनॉमी अगर हम हिट कर पाएँ तो वो चीज़ें कैसे हो पाएंगी। कुछ लोग कहेंगे कि यार गवर्नमेंट का काम है ये, तो कुछ लोग मेरे को भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। बेसिकली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, और उन 5 प्रिंसिपल्स के अंदर आपको रेसिप्रोसिटी देखने को मिलेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है ये देखने को मिलेगा, उसमें बेसिकली जो आपका ट्रेड वगैरह है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो इस वजह से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी एक देश के अगेंस्ट ऐसा कर दे। कोई बड़ा रीज़न हो, कुछ ऐसा हो तो वो चीज़ हो सकती है, बट स्टिल वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि चाइना को इंडिया में नहीं अलाउ होगा, ठीक है। और अगर मान लो कभी हो भी जाए, लेकिन आप ये देखो दैट चाइना इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है, और इस वजह से आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यहाँ पर सिटीजन्स का रोल इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 पर नज़र डालें तो वहाँ पर 2018-19 का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मतलब कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो मंगवाते हैं वो ज़्यादा है और जो बाहर चाइना में भेजते हैं वो कम है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पैसा हमारे यहाँ से ज़्यादा जा रहा है, तो कितना ज़्यादा जा रहा है वो है आपका माइनस करके आएगा 53.57 USD बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इतना जो USD है, इतना बिलियन USD है, 53 बिलियन USD, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अभी तो ये 53 है, इसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में दैट इज़ 2017-18 ये जो चीज़ थी ये 63 के लगभग थी, 63-62। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर इंडिया और USA देखो तो वहाँ पर इंडिया सरप्लस में रहता है 21 और 20 के समथिंग USD में। तो इस वजह से आप देखोगे, अगर ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा घाटे में हैं। और इंडिया चाइना का रिलेशन देखा जाए तो चाइना इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और अगर चाइना के ट्रेड पार्टनर की नज़र ना डालो, चाइना के ट्रेड पार्टनर में देखो तो इंडिया टॉप 10 में है, पहला वहला नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इशू है। और प्रोडक्ट जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना का है। तो ये चाइना इंडिया का रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम 53.57 को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए हम ये एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेशन की बात नहीं हो रही है कि हम ऐसा पूरा ख़त्म कर देंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों को हम नहीं हटा सकते। लेकिन
हद तक हम इसे कम कर सकते हैं। और कम करेंगे तो क्या होगा, जो एग्रेसिव पॉलिसी है चाइना की, जो फंडिंग चाइना की, जो पैसे उनके पास हैं, वो पैसे जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनसे आर्मी और उनकी जो एग्रेशन जो शो कर रहे हैं हर जगह, चाहे और कंट्रीज़ के अगेंस्ट हो चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो, तो ये चीज़ है। और ऊपर से आपको एक खतरा ये भी है चाइना की वजह से इंडिया के ऊपर या बाकी देशों के ऊपर, कि एक तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, ऊपर से कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है उसका आइडियोलॉजी लाल सलाम वाला होता है, रेड कम्युनिस्ट, आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। सो इट बेसिकली मीन्स ये बॉर्डर वगैरह में नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि पूरा स्टेट ओनरशिप हो और साथ ही साथ ये बॉर्डर वगैरह ना हो। ठीक है, तो आप समझिए बॉर्डर वगैरह ना हो तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ इनके पास हो। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आप समझने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा इंडिया चाइना का अगर आप देखो कि इंडिया की, अब आप सोचोगे कि यार इंडिया का इतना ज़्यादा है अगर इश्यूज है, तो इंडिया मेड इन इंडिया, बाहर की कमियां देखने से अच्छा इंडिया खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, कि आप ये भी सोच सकते हैं दैट चलो ठीक है चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया क्यों नहीं है। इंडिया में मेक इन इंडिया इसी वजह से लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पर 2014 में ये मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, और वो शेर जो आपने देखा होगा मेक इन इंडिया वाला, तो ये आया था इनिशिएटिव, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। मेक इन इंडिया का टारगेट ये था कि हमें 100 ये बहुत सारी हमें जॉब क्रिएट करनी थी, और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे 25% ऑफ जीडीपी ले जाना है। ये मेक इन इंडिया का टारगेट था, 25% ऑफ जीडीपी। अभी अगर बात करो तो अराउंड 16% ऑफ जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करता है, 16%। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर अराउंड 56%, और एग्रीकल्चर भी अराउंड 16%। और ये दोनों चीज़ें इस बार 2000 जो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया, ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं और सर्विस बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हमारा फोकस सर्विस सेक्टर की तरफ, बेसिकली हमारी इकोनॉमी ज़्यादा उससे कंट्रीब्यूशन लेती है। और सर्विस सेक्टर में ये होता है कि आप जॉब सीकर बन के रह जाते हो, जॉब क्रिएट नहीं करते हो। सर्विस में आप अपनी सर्विस करोगे, ना कि आप 10 लोगों को जॉब दोगे, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब रहता है। तो मेक इन इंडिया आया था 25% के टारगेट के साथ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या क्या आई, बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है ड्रैग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ओवर इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार कीवर्ड भी यूज़ किया था, ये वहीं से मैंने लिया हुआ है, ड्रैग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ओवर इन्वेस्टमेंट। ड्रैग का मतलब है कि इसने बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर हमारा इतना वीक हो गया है, इतना एनपीए हो गया है, बैंक एनबीएफसी लोन देने की हालत में नहीं है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा मिसिंग मिडल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था, जो इकोनॉमिक सर्वे ने ही हाईलाइट किया था। मिसिंग मिडल का मतलब है कि हम एग्रीकल्चर से डायरेक्ट हम सर्विस में पहुँच गए। हमारा तरीका क्या होना चाहिए था कि कंट्रीज़ में क्या होता है, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग होती है फिर सर्विस में जाते हैं। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखिए, पहले वो एग्रीकल्चरल थी कुछ हद तक, फिर उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और इंडस्ट्रीज़ में जब लोगों ने काम किया, कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हुई, फिर वहाँ पे सर्विस सेक्टर आया। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, मिसिंग मिडिल का मतलब है कि हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस की तरह भाग गए, कूद गए, जंप कर गए। तो इस वजह से ये यहाँ पर इशू आया। और इसके अलावा ड्वार्फिज्म, अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखो, इतने ज़्यादा आर्काइक लेबर लॉज हैं कि 100 से ज़्यादा अगर आप एम्प्लॉय रखते हो अपनी इंडस्ट्री में, अपनी एमएसएमई में, तो आपके ऊपर बहुत सारा आपको करना पड़ेगा, उन वर्कर्स के लिए बहुत सारा रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो इसलिए वो लोग चाहते ही नहीं हैं, कंपनीज़ वाले जो एमएसएमईज़ वाले हैं, तो वो कम बढ़ाते ही नहीं हैं, वो 100 से ज़्यादा वो करते ही नहीं है। मतलब जो टारगेट, जैसे 10 से ज़्यादा में आपको अगर लेट्स से कि अगर ऐसा हो जाएगा, या इतने ज़्यादा का अगर टारगेट आप कर लोगे, इतने ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो वो अपने आप को छोटा ही रखते हैं। ठीक है, छोटा रखते हैं और दूसरी फर्म बना देते हैं, वो वाली छोटी ही रखते हैं। तो उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह में हेल्प नहीं मिलती कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएँ। तो ड्वार्फिज्म, पिछले इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी बात की थी। आर्काइक लेबर लॉज हैं, रिसेंटली लेबर लॉज को इसी वजह से डाइल्यूट भी किया गया। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ
8% ऑफ जीडीपी के अराउंड है, लेकिन और कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका 8% रहता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट और ये सब स्टोरेज ट्रांसपोर्ट वगैरह का कॉस्ट, तो वो भी यहाँ पर इशू रहता है मेक इन इंडिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फिर ट्रांसपोर्ट करोगे, स्टोर करोगे, तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कफोर्स इज द अनदर इशू। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं हमारे यहाँ। हम बात करते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ एजुकेशन की। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ एजुकेशन है कि इंडस्ट्रिया, एकेडमिया और गवर्नमेंट ये सब लोग एक साथ आएँ, एक साथ किसको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से ये लोग डिस्कशन करें और उस हिसाब से हमारी एजुकेशन पॉलिसी बने। लेकिन हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है दैट वो उतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी, उतनी ज़्यादा अच्छी का सेंस कि रिसर्च नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। मेक इन इंडिया में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इस वजह से अब हमें करना क्या है एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री। और जो हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक जी ने बोला वो क्या था, वो बेसिकली मेड इन चाइना को हमें क्या करना है, उसको बॉयकॉट करना है। तो यहाँ पर 2 प्रोंग्ड अप्रोच है जो आप अपना सकते हैं। पहला, यू हैव टू फोकस ऑन मेड इन इंडिया। ठीक है, पहली स्ट्रेटजी है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल लेना है तो मेक इन इंडिया वाला माइक्रोमैक्स यू कैन रेफर। ठीक है, ये अगर नहीं हो रहा है, अगर माइक्रोमैक्स पसंद नहीं है लेट से, तो यू कैन रेफर। दूसरा स्ट्रेटजी है कि दूसरा इसमें पिलर है दैट व्हाट यू कैन डू, आप ये कीजिए दैट रिप्लेस मेड इन चाइना विद मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान, मेड इन वियतनाम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप यूज़ करिए। आप मेड इन इंडिया पे पहले जाइए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो कम से कम चाइना पे मत जाइए, बिकॉज द रीज़न इज़ कि और कंट्रीज़ इतना नहीं कर रही हैं। अब वियतनाम खुद परेशान है चाइना से, ताइवान खुद परेशान है, जापान यूएस का एलाई है, वो चाइना से, वो खुद वहाँ पे चाइना के बगल में रह के डरता रहता है। तो बेसिकली डरता नहीं रहता है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट स्टिल आप समझिए दैट अदर कंट्रीज़ ऐसी नहीं है। अदर कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनकी आइडियोलॉजी ये नहीं है कि पूरा एक ही पूरा होना चाहिए, नेशन ना होने चाहिए और ये सब। तो इस वजह से आप और कंट्रीज़ को जा सकते हैं। साउथ कोरिया जैसे, आप अगर माइक्रोमैक्स नहीं चाहते तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं इन सो फार एज द मोबाइल इज़ कंसर्न। तो आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें, ये सब यहाँ पर आपको समझना है और ये सब चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है, इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है एज अ पर्सन ऑफ दिस कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसके अलावा वे फॉरवर्ड ये है दैट बेसिकली हमें ज़रूरत है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने की। अगर हम बात करें 20 से 59 ईयर्स ऑफ एज के लोगों की, तो 51% हैं ये अभी, और 2021 में 2020 में ये 51% हैं, और ये 59% हो जाएंगे 2041 के टाइम पर। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है दैट ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है हमारा डेमोग्राफिक बल्ज। डेमोग्राफिक बल्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है और हमें ज़रूरत है कि इसमें हेल्थ दो, इसे एजुकेशन दो, इस युवा शक्ति का यूज़ करो ताकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो जाए। या दूसरा तरीका, या अगर ये नहीं करोगे, अगर हेल्थ एजुकेशन वगैरह नहीं दोगे तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ज़रूरत है कि ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाए और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से ही कुछ भला हो पाएगा, लॉन्ग रन में यही हमारे काम आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे कंट्री में 2 तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। सरकार 2 तरीके के खर्चा करती है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सैलरीज़ में, पेंशन में और इंटरेस्ट में, इन सब चीज़ों में डायरेक्ट पैसा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जहाँ पर रोड बने, हाईवे बने, हेल्थ में जाए पैसा, हॉस्पिटल्स बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने। तो वहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस नहीं कर पा रही है, कर नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट एंड बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी एंड ऑल। तो यहाँ पर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में भी वो इतने सारे पिक्सल के कैमरे बने, इतना सारा चीज़ें बढ़ें और ये सारी चीज़ें, और फोकस यहाँ करने की जरूरत है। और फोकस कहाँ ना करें, तो पॉलिटिक्स पर फोकस नहीं करना है। पॉलिटिक्स पर जो फोकस होता है दैट थिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, इसको बदलने की ज़रूरत है। बिकॉज हम क्या है, अभी हम जोश में आ गए हैं मेड इन चाइना को बॉयकॉट, लेकिन अभी 4 दिन बाद कोई हिंदू मुस्लिम इशू आएगा
या अभी 4 दिन बाद कोई इलेक्शन आएगा और फिर हम डिवाइड हो जाएंगे, हम डिवाइड हो जाएंगे पॉलिटिकल लाइंस में, हम डिवाइड हो जाएंगे रिलीजन पे, हम डिवाइड हो जाएंगे कास्ट पर, और हम डिवाइड हो जाएंगे उन इश्यूज़ पर। हम फिर नहीं कहेंगे मेड इन चाइना का बॉयकॉट, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। किसी भी चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का रिलीजनाइजेशन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इवन हीनस ऑफेंस लाइक रेप, ये सब चीज़ों में पॉलिटिसाइजेशन होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम डाइवर्ट हो जाते हैं जहाँ हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें बचाना है और ब्रेन ड्रेन को प्रिवेंट करना है। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जो लोग आईआईटीज़ में पढ़ के चले जाते हैं अमेरिका, यूएस, चाइना, अलग अलग जगह, वहाँ पर उनकी फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है ब्रेन ड्रेन, तो इस वजह से अल्टीमेटली जो है वो सारी पूरा जो ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है उसी से कुछ होगा और वो सब चीज़ें लॉन्ग रन में काम करेंगी। मेड इन चाइना को बॉयकॉट करना एक स्टेप है इस पर्टिकुलर चीज़ का, और जब आत्मनिर्भरता की बात है तो हर तरीके से आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। इसके अलावा और भी एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है मैंने बता दिया है, और ज़्यादा ध्यान के लिए आप देखिए दैट एजुकेशन हमें ज़रूरत है कि इसमें हम फोकस करें, हेल्थ में फोकस करें, ताकि ये डेमोग्राफिक बल्ज जो है, BULGE, बल्ज जो है वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो, ना कि डिजास्टर में। डिजास्टर में कब होगा? जब एजुकेशन नहीं दोगे, हेल्थ नहीं दोगे, तो फिर डिजास्टर में होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो वो डिजास्टर में आ जाएगा। इसके अलावा जेंडर जो आप बेसिकली SDG में, हम अभी इकोनॉमिक सर्वे ने बताया दैट हर जगह गवर्नमेंट, हर जगह इंडिया अच्छा कर रहा है SDG, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी में अच्छा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हमारा वो 23% से भी कम है। सो इन चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, जो संकल्प स्कीम है, जो प्रधानमंत्री युवा योजना है, ये सब स्कीम जो हैं इनमें जो चीज़ें नहीं हो पा रही ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया प्रोग्राम चल के रह गए हैं, लेकिन उनको बेसिकली ग्राउंड लेवल पर उतारने की ज़रूरत है, उनमें चेंज लाने की ज़रूरत है, उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और मेन ज़रूरत है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप समझ में आया है आपको कि कैसे हम इन चीज़ों से डील करेंगे। मेक इन इंडिया में क्या इश्यूज थे और मेड इन चाइना को कैसे बॉयकॉट करना है, और लॉन्ग रन में क्या इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जामिनेशन में, आपकी जनरल अवेयरनेस में, आपके इंटरव्यूज़ में, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसके अलावा आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड इशूज़। ओके, दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय।